गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने मोनोहाइब्रिड या वन जीन इनहेरिटेंस स्टडी किया था। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, किसके बाद? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने कंक्लूजन्स दिए, उनकी आज अपन डिस्कस करेंगे कि मोनोहाइब्रिड के बाद क्या कंक्लूजन दिए थे। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दो कंक्लूजन दिए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, एक दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडल ने दो प्रिंसिपल्स दिए थे, एक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और एक प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। इज दैट क्लियर? अब आप समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं पूरा आपको समझाऊंगा, नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो क्या कहता है वो देखिए। मेंडल ये कहता है कि इसमें मुख्य तीन बातें उन्होंने पहले बताई, जो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। यानी ये तो बात अब तक आपको समझ आ गई है कि कैरेक्टर जो होता है वो एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है, जिसको क्या बोला गया है? फैक्टर। यानी फैक्टर किसके लिए वर्ड यूज़ किया था मेंडल ने? जीन के लिए ही यूज़ किया था। इज दैट क्लियर? यानी सिंपल बात है बच्चों की, कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? भाई फैक्टर कंट्रोल करता है। दूसरी बात, फैक्टर अकर इन पेयर, यानी फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ आ गया एकदम अच्छे से? कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। और फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में। अब देखो ये क्या कहता है, थर्ड बात, कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर हैं, डिसिमिलर फैक्टर मतलब हेट्रोजाइगस, ये एक साथ हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। ठीक है बच्चों? और जो डोमिनेंट होगा वो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होगा, अपना कैरेक्टर बनाएगा, और जो रिसेसिव होगा उसका F1 में कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन। ये कब एक्सप्रेस होता है? F2 में एक्सप्रेस होगा, ये F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। आपने देखा था ना, F1 में रिसेसिव कैरेक्टर नहीं बना था, रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ बना था? F2 में। समझ आ गया? डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और रिसेसिव को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? कोई डाउट? इन्होंने ये भी कहा था कि जो डोमिनेंट होगा, जो एलील डोमिनेंट होगा, जो फैक्टर डोमिनेंट होगा, वो होमोजाइगस में भी अपना प्रभाव दिखाएगा और हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, दोनों ही कंडीशन में उसका एक्सप्रेशन होगा। यानी वो अपना कैरेक्टर दोनों ही कंडीशन में बनाएगा। देखिए, अगर कैपिटल टी है तो भी टॉल बनेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी क्या बनेगा? टॉल बनेगा। यानी ये होमोजाइगस में भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है और हेट्रोजाइगस में भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। यानी डोमिनेंट दोनों ही परिस्थिति में अपना कैरेक्टर बनाएगा, जबकि जो रिसेसिव हैं वो केवल होमोजाइगस में अपना प्रभाव दिखाएगा, होमोजाइगस में एक्सप्रेशन देगा अपना। यानी रिसेसिव केवल उसी समय अपना कैरेक्टर बनाएगा जब वो क्या है? होमोजाइगस है। अगर वो हेट्रोजाइगस है, सपोज करते हैं कि हेट्रोजाइगस के साथ ये रिसेसिव है, क्या ये अपना कैरेक्टर देगा? नहीं, इसका कैरेक्टर तो क्या बनेगा? टॉल बनेगा। यानी ये हेट्रोजाइगस में अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये कब अपना प्रभाव दिखाएगा? जब ये होमोजाइगस में होगा। बात समझ आ गई बच्चों एकदम अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तीनों बातें क्लियर हो गई आपको। अब थोड़ा देखिए बच्चों, मेंडल ने जो डोमिनेंसी है उसको एक और तरीके से भी बताया था, तो उसको भी अपन समझते हैं कि कोई भी बेटा फैक्टर है वो दो तरह के होते हैं।
एक होता है वाइल्ड फैक्टर या एलील, ठीक है। वाइल्ड क्या होता है? जो सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब नेचुरल जो होता है ना, या अनमॉडिफाइड बोलिए आप, जिसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं है। और एक होता है बच्चों मॉडिफाइड एलील या इसे बोलेंगे म्यूटेंट एलील, जिसमें म्यूटेशन हो गया होगा, ठीक है। और यही रिसेसिव है बच्चों, करेक्ट। और जो वाइल्ड है उसी को उसने डोमिनेंट बोला है। समझिएगा बात। अब आपके मन में ये समझ आ रहा होगा कि ये कैपिटल टी डोमिनेंट क्यों है और स्मॉल टी रिसेसिव क्यों है। ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा। इसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। डोमिनेंट वो होगा जो फंक्शनल एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, वो डोमिनेंट होता है हमेशा। और फंक्शनल एंजाइम कौन बनाता है? वाइल्ड, अनमॉडिफाइड या डोमिनेंट एलील बनाता है। अब आप कह रहे हो सर इसका क्या मतलब है कैरेक्टर से, क्यों उलझा रहे हो सर? तो देखिए बच्चों, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा 10th में। देखो बच्चों कि कोई भी एक जीन होता है, वो जीन क्या करता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या बनाता है बच्चों? एंजाइम बनाता है। और एंजाइम आगे क्या करते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इसी रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बॉडी में बनते हैं? कैरेक्टर। अब आप समझिए बच्चों कि जीन का सीधा सीधा संबंध किससे है बच्चों? कैरेक्टर से। जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब है कि वो कैरेक्टर बना रहा है। और कैरेक्टर कब बनाएगा? जब वो क्या बनाएगा? एंजाइम। यानी जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब ये भी है कि वो क्या बना रहा है? एंजाइम। यानी बच्चों वही जीन अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस कर पाएगा जो एक्सप्रेस होता है, यानी जो क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। बात समझ आ गई? अब समझिए कि डोमिनेंट एलील क्यों है। डोमिनेंट एलील इसलिए है क्योंकि वो क्या बना रहा है? फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। बताओ समझ आ गया एकदम अच्छे से? कोई डाउट बच्चों? अब एक जीन एक एंजाइम भी बनाएगा तो एक कैरेक्टर बनाएगा, लेकिन अगर एक जीन ने एक से ज़्यादा एंजाइम बना दिए तो वो कैरेक्टर भी ज़्यादा बनाएगा ना। यहाँ मैं वो बता देता हूँ आपको कि मोस्टली वन जीन प्रोड्यूस वन एंजाइम। सो फिर ये क्या बनाएगा? वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर एक जीन मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल एंजाइम बनाता है, सुन रहे हो? तो फिर ये क्या बनाएगा? मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। वन कैरेक्टर को क्या करेगा? कंट्रोल। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्लियोट्रॉफी। तो व्हाट इज प्लियोट्रॉफी बच्चों? If one gene produce more than one kind of functional enzyme and more than one character, so then called pleiotropy effect। यानी कहने का मतलब इसे सीधा समझिए कि एक जीन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर बनाए तो अपन इसे क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉफी कहेंगे। बात समझ आ गई? इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका फेनाइल कीटोन यूरिया, या अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये एग्जाम्पल प्लियोट्रॉफी के हैं अगर आपसे पूछे तो। सो व्हाट इज़ प्लियोट्रॉफी पहले बताओ कि अगर एक सीधे इसे ना रफली तरीके से याद करो। व्हाट इज़ प्लियोट्रॉफी? जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर बनाए। क्यों बना रहा है एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर? क्योंकि वो एक से ज़्यादा फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। एग्जाम्पल दीजिए सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये प्लियोट्रॉफी का पार्ट भी आपका एक पूरा हो जाता है यहाँ पर। बताओ समझ आया? अब आते हैं हम वापस मुद्दे पर।
तो डोमिनेंट एलील कौन था जो क्या बना रहा था, फंक्शनल एंजाइम बना रहा था। यानी जीन का एक्सप्रेस होना डिपेंड करता है उसके बनाए गए प्रोडक्ट पर। जीन का एक्सप्रेस होना कोई उसका ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ये ध्यान रखना। जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर, है ना। अब देखो जो मॉडिफाइड एलील हैं वो क्या हो सकते हैं, देखो नंबर 1 उनमें क्या केस हो सकता है, देखो क्योंकि वो इसी से मॉडिफाई हुए हैं। क्या केस हो सकता है कि नो एंजाइम, वो कोई एंजाइम नहीं बना रहे। तो जब वो कोई एंजाइम ही नहीं बना रहे तो वो कोई कैरेक्टर ही नहीं बनाएंगे। बच्चों कैरेक्टर टॉलनेस है, ड्वार्फनेस कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर एक प्लांट में एंजाइम बना तो वो टॉल हुआ, और अगर एंजाइम नहीं बना तो फिर वो टॉल नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। तो ड्वार्फ होना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, समझ आया एकदम अच्छे से। तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। दूसरी बात कि हो सकता है कि वो एंजाइम बना रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है। वो क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो अभी कोई कैरेक्टर नहीं बनेगा। तीसरा बात कि हो सकता है कि वो लेस फंक्शनल एंजाइम बनाए। अब देखिए बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा और नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो इन दोनों केस में कोई कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो इस केस में तो वो रिसेसिव है। लेकिन अगर वो लेस फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या एंजाइम कम क्वांटिटी में बना रहा है तो भी कैरेक्टर तो प्रोड्यूस होगा, कैरेक्टर तो प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में वो लाइक डोमिनेंट हो जाता है, किसकी तरह होगा, डोमिनेंट की तरह। और इस केस में नो फिनोटाइप एल्टर, यानी फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। कैसे, देखो कि ये भी टॉल बना रहा है, मैं ये कह रहा हूं स्मॉल टी भी एंजाइम बना रहा है, तो एंजाइम बनाएगा तो ये भी टॉल बनाएगा बच्चों। तो जब क्रॉस कराएंगे तो ऑल टॉल ही आएगा, क्योंकि ये भी एंजाइम बना रहा है, इस बात को स्मरण रखिएगा। क्योंकि अब ये किसकी तरह हो गया है, डोमिनेंट की तरह हो गया है, तो फिर फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा फिनोटाइप बनेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये एंजाइम बना रहा है और ये एंजाइम नहीं बना रहा है तो इस केस में ये टॉल बनाएगा और इस केस में ये ड्वार्फ बनाएगा, है ना। तो फिनोटाइप चेंज होगा, क्योंकि फिनोटाइप एक टॉल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। तो किस केस में फिनोटाइप अल्टर नहीं होता, जब रिसेसिव एलील लेस फंक्शनल एंजाइम बनाए तो फिर वो डोमिनेंट की तरह हो जाएगा और उस तरह फिनोटाइप अल्टर नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब बताओ बच्चों कि आपको पूरी बात समझ आई डोमिनेंसी में, कौन डोमिनेंट होता है कौन रिसेसिव होता है, बात समझ आ गई। अब चलो देखिए, अब इसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफिंग ये है हमारी कि अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं और हम उनमें क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस होगा वो डोमिनेंट है और जो F1 में प्रोड्यूस नहीं हुआ वो रिसेसिव है। यानी दोनों कैरेक्टर में से जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो डोमिनेंट है और जो नहीं हो रहा वो रिसेसिव है। और उस कैरेक्टर को जो एलील बना रहा है वो डोमिनेंट एलील है और उस कैरेक्टर को जो नहीं बना रहा है वो रिसेसिव है। लेटर ऑन अगर हम इसको आगे पढ़ें F2 जनरेशन तक तो हम ये देखते हैं कि F2 में रिसेसिव प्रोड्यूस हो रहा है। देखो F1 में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो रिसेसिव F1 में प्रोड्यूस नहीं होता, F2 में प्रोड्यूस होता है, जबकि डोमिनेंट F1 में भी प्रोड्यूस होता है और F2 में भी प्रोड्यूस होता है। पूरी बात समझ आ गई आपको एकदम अच्छे से। डोमिनेंट एलील होमोजाइगस में भी प्रोड्यूस होता है, हेट्रोजाइगस में भी होता है, जबकि रिसेसिव एलील केवल होमोजाइगस में प्रोड्यूस होता है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, कोई डाउट। रिसेसिव कैरेक्टर, ओके। तो ये था बच्चों डोमिनेंसी का प्रिंसिपल मेंडल का। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद मेंडल ने एक प्रिंसिपल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है, पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसे गैमीट प्योरिटी लॉ भी कहते हैं, प्योरिटी लॉ। और ये वर्ड इसे बैटसन ने दिया था, बैटसन ने दिया था। बच्चों मैं एक आपको बता दूं कि मेंडल का ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है।
यूनिवर्सल इसलिए है बच्चों कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। दूसरी बात, ये इसका साइटोलॉजिकल एविडेंस भी है बेटा, सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ भी है, साइटोलॉजिकल प्रूफ है इसका। इज दैट क्लियर? और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये यूनिवर्सल लॉ है मेंडल का, यही एक क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा डीपर क्वेश्चन है ना, आगे आपको जब आप आगे स्टडी करोगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन मैं यहीं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर क्रोमोजोम नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, यानी सही तरीके से क्रोमोजोम अलग नहीं होते हैं सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, अगर सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग क्रोमोजोम का सही तरीके से अलग होना नहीं होता है, सही बंटवारा नहीं हो पाता है, तो इस केस में एक्सेप्शन हो जाएगा किसका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि कब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होगा? जब क्रोमोजोम का सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है, तब ये अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल है, साइटोलॉजिकल प्रूफ भी है इसका। ओके, अब समझते हैं हम इसको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनसे मैं समझाता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में डिफरेंट एलील एक साथ है, कौन सी फॉर्म में? हेट्रोजाइगस फॉर्म में डिफर एलील एक साथ है, एक साथ है ना, ये टुगेदर है, तो ये एक साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं करते हैं, इनमें मिक्सिंग नहीं होगी, इनमें ब्लेंडिंग नहीं होगी। ब्लेंडिंग वर्ड लिया है इन्होंने, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि टी इसको प्रभावित नहीं करेगा और स्मॉल टी इसको प्रभावित नहीं करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। बात समझ आया एकदम अच्छे से? तो पहला बात समझ आया आपको कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में डिफरेंट एलील एक साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं करते हैं और ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। दूसरी बात बच्चों, इन्होंने ये कहा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एलील जो है इंडिपेंडेंट सेपरेट होते हैं और प्योरिटी के साथ अपना इफेक्ट देते हैं। कैसे देखें? इन्होंने ये कहा कि जब गैमीट बनने की बारी आएगी तो हर एलील अपना स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा, गैमीट बन गया, और अपना प्योरिटी के साथ इफेक्ट देगा आगे, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ। इज दैट क्लियर? ये इसकी सेकंड बात है। समझ आया आपको एकदम अच्छे से? थर्ड बात यहीं से समझा देता हूँ आपको इसी डायग्राम में। इन्होंने ये कहा कि जो गैमीट होता है उसमें वन फॉर्म ऑफ एलील होती है, गैमीट में एलील की एक फॉर्म होगी और इसके आने के प्रोबेबिलिटी 50% होती है, यानी समझो 50% ये बनने के चांस है, 50% ये बनने के चांस है। बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो भी रैंडम होता है, यानी कि इसके चांस भी 50% होते हैं, यानी कैपिटल टी फ्यूज विद स्मॉल टी, यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज हो सकता है और ये भी हो सकता है कि स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज हो। बात तो वही है ना, यानी 50-50% चांसेस होते हैं बेटा फ्यूजन के। कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट के साथ रैंडमली फ्यूज हो सकता है और उसके चांस कितने? 50%। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आता है कि एक कपल है, उसके 4 कोई कपल है, उसके 4 बार जो है फीमेल बेबी का बर्थ हुआ है, तो बताइए कि 5वीं बार लड़के होने की संभावना या लड़की होने की संभावना कितनी है? प्रोबेबिलिटी पूछा है। अरे बच्चों, कोई भी बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये गैमीट के फ्यूजन पर डिपेंड करेगा,
यानी एक्स वाई और एक्स एक्स का क्रॉस आपको पता ही है ना। तो अब यहाँ से गैमीट क्या बनेगा एक्स, और यहाँ से क्या बनेगा वाई, यहाँ से क्या बनेगा एक्स और यहाँ से क्या बनेगा एक्स। तो 50-50% जो है फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक्स फ्यूज विद एक्स, हो सकता है एक्स फ्यूज विद वाई। तो अगली बार चांस होना भी किस पर डिपेंड करेगा 50%, यानी हर बार जवाब 50% ही रहेगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी किसकी बच्चों बताओ, सेग्रीगेशन की। बात समझ आया। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, सेग्रीगेशन का प्रूफ क्या था मेंडल के पास। सेग्रीगेशन का प्रूफ ये था मेंडल के पास कि एक तो रिसेसिव कैरेक्टर का F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होना, ये प्योरिटी की बात आ गई ना कि वो F2 में प्रोड्यूस हो रहा था। दूसरी बात कि 1:2:1 जीनोटाइप होना, ये सेग्रीगेशन का एविडेंस था। और डोमिनेंस का एविडेंस क्या था मेंडल के पास, ये भी समझ लीजिए। डोमिनेंस का एविडेंस था 3:1, 3 टॉल होना ये डोमिनेंस ही था, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और एक रिसेसिव होना ये क्या था, डोमिनेंस ही था। तो डोमिनेंसी का एविडेंस था 3:1, रिसेसिव का F2 में प्रोड्यूस होना और 1:2:1 जीनोटाइप होना किसका एविडेंस था, सेग्रीगेशन का। बात समझ आ गई। नोट्स में सेंड कर दूंगा और कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। थैंक यू बच्चों।